आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। देश लाइव में आपका स्वागत है। जिस तरीके से हमने आपको बताया था कि वक्फ बिल जो सरकार लेकर आई और जो बातें अलग अलग बताई गई थी संसद में, लोगों में काफी कंफ्यूजन था कि आखिरकार है क्या, होगा क्या। अमित शाह कुछ कह रहे हैं, किरण रिजिजू कुछ कह रहे हैं। तो हमारे पिछले प्रोग्राम में हमने आपको बताया था कि वक्फ बिल में क्या क्या नुकसान मुसलमानों को होने जा रहे हैं और किस तरीके से सरकार बेवकूफ बना रही है। अब हम बात करेंगे आज यूसीसी पर, क्योंकि गुजरात में पूरी कोशिश की जा रही है और गुजरात हमेशा से बीजेपी के लिए, आरएसएस के लिए एक प्रयोगशाला, एक लेबोरेटरी रहा है। और यूसीसी के लिए सबसे पहले उत्तराखंड में यूसीसी लेकर आई मोदी सरकार, और उसके बाद में अब जो है वो गुजरात में एक कमेटी का गठन किया गया और वो कमेटी अब कोशिश कर रही है कि यूसीसी किस तरीके से लाया जाए, पूरा खाका तैयार किया जाएगा। तो अब यूसीसी से क्या नुकसान मुसलमानों को होने वाला है, शरीयत ने क्या क्या अधिकार दिए हैं महिलाओं को, लेकिन किस तरीके से उसको गलत तरीके से पेश किया गया या छुपाया गया, उस मुद्दे पर आज हम बात करेंगे। प्रोफेसर डॉक्टर अकील अली सैयद साहब हमारे साथ में मौजूद हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं, लॉ के प्रोफेसर रहे हैं। पिछले एपिसोड में मैं बता चुका हूं इनके बारे में। अकील साहब, पिछली बार आपने काफी तफसील से बताया था कि किस तरीके से वक्फ बिल जो नया लेकर आए हैं मोदी सरकार, नुकसान किस तरीके से होगा मुसलमानों को, वो हमने बताया था। आज हम बात करेंगे यूसीसी पर। यूसीसी का जो कानून जो सरकार लाने की तैयारी कर रही है, और सबसे बड़ा मजाक तो ये है कि वो बिल लाने के लिए जो कमेटी बनाई गई उसके अंदर ही ना मुसलमान है ना ईसाई, इस तरह की सारी चीजें। तो आप कैसे देखते हैं, सबसे पहले तो इस कमेटी का जो गठन उसको आप कैसे देखते हैं, लॉ के तौर पर, कानून के तौर पर आप कैसे देखते हैं उससे? ये कमेटी का गठन बड़ा आश्चर्यजनक है। और सबसे पहली और बेसिक बात आपकी चैनल के जरिए से मैं मेरे लीगल फ्रेटर्निटी में पूछना चाहता हूं कि स्टेट ऑफ गुजरात ने ये जो कमेटी बनाई है, ये किस प्रोविजन के, लीगल प्रोविजन के तहत ये कमेटी का फॉर्मेशन किया गया है? क्योंकि इस तरह की कोई भी सुझाव के लिए सेंट्रल लेवल पर हमारे पास लॉ कमीशन है, और केंद्र सरकार ने एक नहीं क्रमिक 3 लॉ कमीशन को जिम्मेदारी दी थी। लॉ कमीशन का चेयरपर्सन जो होता है वो सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज होता है और उनकी अपनी टीम होती है। उन्होंने इस यूसीसी के मुद्दे पर अपने अपने टेन्यूर खत्म कर दिए। 21वीं कमीशन ने खत्म कर दी और 21वीं कमीशन ने कोई रिपोर्ट नहीं कहा कि भैया उन्होंने रिपोर्ट नहीं सबमिट की। देखिए, लॉ कमीशन को जिम्मेदारी दी जाती है तो सिर्फ गवर्नमेंट नहीं देती है, पूरी पार्लियामेंट को आंसरेबल होते हैं। मगर लॉ कमीशन ने पार्लियामेंट को रिपोर्ट नहीं सबमिट की यूसीसी के ऊपर, बल्कि ये कहा कि यूसीसी इज नाइदर नेसेसरी नॉर एसेंशियल। और यही बात तो संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखी। बिल्कुल, उन्होंने भी कही। उसके बाद की भी लॉ कमीशन ने नहीं की। तो जो लॉ कमीशन अपनी एक्सरसाइज नहीं कर पाया, बल्कि यूसीसी की शक्ल क्या होनी चाहिए, ये 2 साल 11 महीने 18 दिन 398 मेंबर्स बैठकर के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में नहीं फ्रेम कर पाए कि भाई यूसीसी किस स्वरूप का होना चाहिए। तो ये एक कमेटी 5 लोगों की कैसे करेगी, ये उनका अपनी एक्सपर्टाइज हो सकती है, बाकी ये इट्स कंप्लीटली इलॉजिकल। लेकिन इसमें जो मोटी मोटी जो बातें बताई जा रही है, क्योंकि शरीयत ने जो अधिकार मुस्लिम मर्दों में, मुस्लिम महिलाओं की बात कर रहा हूं, क्योंकि ये महिलाओं को ज्यादा करते, महिलाओं के अधिकार, तो जो अधिकार महिलाओं को शरीयत ने दिए हैं, उन अधिकारों को ये यूसीसी लाकर छीन रहे हैं। लेकिन दिखा ये रहा है कि भाई हम तो महिलाओं को अधिकार दे रहे हैं साथ। असल में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मैं वापस आपको लेकर के जाऊं, वहां इस यूसीसी की जो बात हुई, हमारी महिला प्रतिनिधि जो थी वहां कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, उन्होंने इन 2 एक्ट को बहुत बारीकी से देखा। शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 और डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939, जिसमें कि मुस्लिम महिलाओं को विरासत में अधिकार था। अंग्रेजों ने एक्ट बना करके उसको ऑफिशियल किया। बाकी तो शरीयत में 1400 साल से की शरीयत में ये है, मुस्लिम महिलाओं को विरासत में अधिकार है ही। और डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज का भी एक प्रॉपर लेजिस्लेशन है जिससे कि ये अधिकार प्राप्त था। मगर ये आजादी के वक्त ये अधिकार हिंदू महिलाओं को प्राप्त नहीं था। इसीलिए ये एक सवाल आया कि जो अधिकार, विरासत का अधिकार, डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज का अधिकार मुस्लिम महिलाओं को है, तो आम महिलाओं को, दूसरी महिलाओं को क्यों नहीं होना चाहिए?
और उनको ये अधिकार दिलाने के लिए, मुस्लिम महिलाओं का एग्जाम्पल्स रख के उनको अधिकार दिलाने के लिए यूसीसी का प्रपोजल रखा गया। किसी को पता ही नहीं ज्यादातर लोगों को। ये बात की शुरुआत वहीं से हुई है कि भाई उनको, और आप देखिए इसमें किसी और डॉक्यूमेंट की एविडेंस की जरूरत नहीं। इट्स क्वाइट लॉजिकल दैट सम ऑफ द राइट्स आर अवेलेबल टू मुस्लिम विमेन बट नॉट टू अवेलेबल टू द रेस्ट ऑफ द विमेन। तो उनको सभी, राजकुमारी अमृत कौर जो थी सिख महिला थी जिन्होंने बाद में कन्वर्ट करके क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट किया, और बाकी जितने भी जो, तो उन महिलाओं के लिए कुछ होना चाहिए। इस कॉन्सेप्ट के साथ ये प्रस्ताव रखा गया है कि यूनिफॉर्मिटी रहनी चाहिए। अच्छा, मुस्लिम महिलाओं को जो शरीयत में अधिकार जो शेयर है वो शेयर थोड़ा सा कम मिलता है, ये एक अलग बात है। इक्वालिटी का मतलब ये कभी नहीं होता कि इक्वल शेयर हो। इक्वालिटी बिफोर द आईज इन द आईज ऑफ लॉ, आर्टिकल 14 जो कहता है कि कंसिडरेशन होना चाहिए। मुस्लिम लॉ, मुस्लिम शरीयत महिला को एलिजिबल मानती है उस विरासत में के अधिकार को। हिंदू महिलाओं को ये कंसिडरेशन का भी अधिकार नहीं था। तो क्वांटम डिफर होता है, वो एक लंबी बात हो जाएगी। इक्वालिटी और इक्विटी जो सरकार लाने की तैयारी कर रही है, इससे मोटे मोटे क्या नुकसान है जो मुसलमानों को होने जा रहे हैं? उसमें बेसिकली जितने भी प्रावधान, देखिए गुजरात को तो अभी कोई प्रपोजल आया ही नहीं है, पर मैं मान लेता हूं और हर कोई मानता है, गुजरात के गृह मंत्री ने कहा था, नहीं हर कोई इस बात को समझता है कि जिस चेयरपर्सन को, उत्तराखंड की चेयरपर्सन को गुजरात के लिए अपॉइंट किया गया है, जो बिल वहां पर, तो जो बिल है उसी शक्ल का या उसी फ्रेम का आएगा। तो उस को आधार मानते हुए मैं आपसे कहूं कि उसमें जितने भी प्रोविजंस हैं ये सारे एंटी इस्लामिक हैं, यानी कि बिकॉज उसमें जो बेस जो रखा हुआ है, अनफॉर्चुनेटली हिंदू कोड बिल जो था उसको रखा गया है, हिंदू कोड को रखा गया है, जिसमें कि फॉर द एलिजिबिलिटी ऑफ मैरिज की बात करें तो मुस्लिम मैरिज जो जिन जिन रिलेशनशिप में अलाउड है वो सारे उसमें रिलेशन, बहुत कुछ भाई बहनों से जो होता है, मैं उसको डिटेल में नहीं जाना चाहता था मैं, पर जो कजिन मैरिज जो है, और ऐसा नहीं है कि हिंदू में नहीं है, हिंदू में भी 2 स्कूल ऑफ थॉट्स चलते हैं, उसमें भी अलग अलग डिटेल्स हैं। मराठों में होता है, साउथ में की जगह होता है, अपने कजिन से शादी होती है वहां पर, तो वो यहाँ पर उस पर रिस्ट्रिक्शन है, और वो रिस्ट्रिक्शन जो है वो सेक्युलर फॉर्म पर नहीं है, वो हिंदू कोड के आधारित है। उसमें सगोत्र के जो प्रोहिबिटेड डिग्रीज ऑफ रिलेशनशिप, मुसलमानों को शरीयत से दूर करके हिंदू को कोड उसमें लागू कर। अच्छा, इसके अंदर जो बातें ये कही गई है कि शादी अगर आप कर लेते हैं अपने कजिन से, अगर बिल आता है उसके बाद, तो उसमें कुछ 3 साल या 6 साल की सजा का भी कुछ बातें कही गई। बिल्कुल, वो तो सजा तो बाद में होगी। सबसे पहले तो आपकी शादी रजिस्टर ही नहीं होगी, आपकी शादी को मान्यता ही नहीं मिलेगी। यानी कि आप जिसको अपनी पत्नी मान रहे हैं, क्योंकि आपने तो शादी की आप मान रहे हैं, मगर किसी भी सरकारी दस्तावेज में उसका नाम जो है आपकी पत्नी की तरफ से उसमें शामिल नहीं होगा। और चूंकि उसकी आपकी लीगली शादी नहीं है तो अब आप उससे डिवोर्स भी नहीं ले सकते, क्योंकि तो ऐसी असमंजस वाली महिलाओं की स्थिति हो जाएगी कि वो न किसी की शादी में निकाह में रहेंगी, ना ही वो त्यक्ता का या डाइवोर्सी का या बेवा का स्टेटस भी ले सकती है। जैसे वक्फ बिल में था कि भाई आपको वक्फ करना है तो आपको सर्टिफिकेट दिखाओ पहले 5 साल से मुसलमान हो क्या हो, ऐसे वहां अधिकारी तय करेगा आपका मुसलमान होना। ऐसे यहाँ पर भी एक काम रजिस्ट्रार जो है वो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वो तय करेगा, वो तय करेगा। और सिर्फ ये मुसलमानों के लिए नहीं, ये किसी के लिए भी, अगर किसी ने उसमें वांदा अर्जी दे दी कि भाई फलाने इस सो कॉल्ड दुल्हन जो है उसके साथ कोई ब्रेकअप हुआ था किसी आशिक का, और वो अपना वांदा उसमें दे देगा कि भाई इन्होंने 2 साल पहले मेरे से, ये देखिए मेरे मोबाइल में इनके फोटो है, इन्होंने मेरे से शादी का हाँ, समाज को पूरी तरीके से बिगाड़ पैदा करने की पूरी कोशिश होगी यूसीसी के जरिए, तो वो भी उसमें रुकावट ला सकता है। लेकिन अच्छा, यूनिफॉर्म तो ये हुआ ना कि भाई यूनिफॉर्म, आप सिविलाइजेशन की बात कर रहे हैं तो फिर सारे सब एक साथ होना चाहिए, उसमें तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके लिए। लेकिन उत्तराखंड में जो सरकार, बीजेपी की सरकारें ला रही है, उसमें कहते हैं आदिवासियों को सब दूर रखेंगे, नहीं हम इसमें जैनों को दूर रखेंगे, तो फिर ये यूनिफॉर्म कहाँ से हुआ? कानून की नजर से कहाँ से यूनिफॉर्म हो गया? तो बिल्कुल, जैसे कि आपने सही बताया कि आदिवासी का फ्रैक्शन उत्तराखंड में तो कम है, अगर उसी तर्ज पर गुजरात में आदिवासियों को एक्सक्लूड किया जाता है तो यहाँ तो इनका सिग्निफिकेंट ये है, 6 करोड़ में से करीब 1 करोड़ जो आबादी है, नियरली 15 to 16% वो आदिवासियों की है। यानी कि आपकी 16%
पॉपुलेशन को तो वो एक्ट लागू ही नहीं होगा। तो अगर 16% को लागू नहीं हो रहा तो 9.5% जो मुस्लिम है गुजरात में, तो वो तो और माइनॉरिटी में आ जाते। दे शुड आल्सो गेट द सेम प्रोटेक्शन। और सिर्फ यही नहीं, अनफॉर्चुनेटली इस मॉडल का, इस प्रोविजन का बहुत सारे लोगों में अज्ञानता है। जब उनको पता चलेगा कि ये किस तरह का विचित्र स्वरूप का कानून है, तो इसीलिए आप अलग अलग प्रोग्राम में जा जाकर आप लोगों को बेदार कर रहे हैं कि इससे ये नुकसान जी बिल्कुल। मतलब मैं ये कहूँ कि आपकी बेटी को ले जाने के लिए गुजरात से बाहर कोई दूल्हा नहीं आएगा। तो लोगों को भी तो पता नहीं है कि भाई इसके अंदर क्या क्या जो आप बता रहे हैं, तो उसके लिए आप पूरी बेदारी लोगों में लाने की कोशिश कर रहे हैं। सिर्फ मुस्लिमों में नहीं, हर सिटीजन, गुजरात के हर बाशिंदे को इस चीज की इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए। उनको पता होना चाहिए कि क्या क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, क्या नताइज होंगे। जैसे कि मैं बताता हूँ अक्सर के, अगर आपकी बेटी के लिए आप दिल्ली से दूल्हा लेकर के आए और उस दूल्हे ने शादी, आप चूंकि बारात लेकर के आए होगा गुजरात के जुरिस्डिक्शन में, तो अब वो शादी के ऊपर जो है यूसीसी लागू होगा। यानी कि आपका दामाद जो है रहता दिल्ली में है और उस पर कानून गुजरात का यूसीसी लागू होगा। तो ये बड़े लीगल चैलेंजेस भी आएंगे। खुदा ना खास्ता अगर उसको और फिर शादी में कोई परेशानी आई, दुश्वारी आई, तो वो किस कोर्ट का जुरिस्डिक्शन रहेगा, क्योंकि दिल्ली कोर्ट तो एंटरटेन कर नहीं सकती। बच्चों को अधिकार दिल्ली के मुताबिक मिलेगा या फिर गुजरात की ये अलग चीज होगी? ये अनफॉर्चुनेटली किसी भी जगह पर कोई क्लियर नहीं है। सो ये ऐसे बहुत सारे मल्टीपल प्रोसीडिंग्स, मल्टीपल लिटिगेशंस को ये बर्थ देने वाली, जन्म देने वाली ये एक्सरसाइज साबित होगी। यानी बिल्कुल इस पर कुछ क्लियरिटी नहीं है, लेकिन बस एक पासा फेंका गया देश के बहुसंख्यकों को खुश करने के लिए, ऐसा मुझे लगता है। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। आपका काफी तफसील से आपने लोगों को बताया कि आखिरकार क्या क्या नुकसान होते हैं यूसीसी के। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।